चैप्टर 16 तलवार देवता। उसकी बात सुनकर मारिया को थोड़ा राहत मिली, फिर वह उठी और वह से जाने लगी। जाते हुए ही बोली, अगले 1 साल के बाद ठीक इसी तारीख को मेरी शादी है। अगर तुमने मुझे वहां से नहीं निकला तो समझ लेना कि वो मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी और की बाकी कभी नहीं रहूंगी। इतना बोल के वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन को और भी टेंशन हो गया। पहले तो ठीक था, लेकिन उसकी मरने वाली बात ने अंदर से तोड़ दिया था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह किसी भी तरह उन लोगों से मारिया को अपना बना के रहेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसे जंगल वाली बात याद आई कि अकादमी आज से रायजादा परिवार की सरमानी के बात होने के बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेगी। तभी उसने कहा कि मुझे कम से कम मुझे मार्शल बॉडी के 5वें लेवल पर पहुंचना होगा। तभी तभी उसने सोचा कि मुझे उसके पहले माँ को अमृत का पानी दे देना चाहिए। उसकी ताकत जितना बढ़ेगा समारोह के दिन उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद वह अपने रूम से निकला और गायत्री जी की रूम की तरफ चला गया। तभी उसने गायत्री जी की दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही गायत्री जी ने जब दरवाजा खोला तभी उन्होंने देखा कि आर्यन उनके दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसने कहा, क्या बात है बेटा, आप इतनी इतनी रात को क्या कर रहे हो, सोना नहीं है क्या? तभी आर्यन बोला, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गायत्री जी है, बोलो क्या बात है? तभी आर्यन ने एक अमृत की ओरिजिनल शीशी निकल कर दिया और बोला, माँ मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे अपने पास ही रखान। तभी उसने अपना लेवल दिखाया। उसकी लेवल देखकर गायत्री बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है? आप तो जाने से पहले बॉडी रिफाइनिंग लेवल 2 पे थे और अब तुम सीधे मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल के पिक पर हो। तभी आर्यन बोला, माँ पहले आप मेरी बात सुनो, उसके बाद जो भी बोलना है बोलो। तभी उसने गुफा का सभी बात बता दिया। बस उसके बाद वह बोला, दरअसल माँ मैंने असली अमृत को पहले हाई ले लिया था और उसके बाद अमृत के स्रोत को बर्बाद कर दिया था। तभी गायत्री जी बोली, बेटा तुम्हें प्रकृति के साथ नहीं खेलना चाहिए। तभी आर्यन बोला, माँ अगर ये नहीं करता तो पूरा मिथुल साम्राज्य मेरे पीछे पड़ जाता, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तभी वह बोला, माँ आप इस बोतल से मार्शल पूर्वज के आखिरी लेवल पर पहुंच जाएगी, या हो सकता है कि आप मार्शल सम्राट भी बन जाओ। ये शब्द सुनते ही गायत्री जी बोली, बेटा तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी आर्यन बोला, माँ आप एक बार कोशिश करो। उसके बाद उसने वो बोतल हाथ में देकर बोला, माँ आप एक बार में 1 बूंद अमृत ही इस्तेमाल करना और मुझे 10 दिन डिस्टर्ब मत करना। मैं ध्यान में जा रहा हूँ और आप भी कल्टीवेशन करना शुरू कर दो। इतना बोल के वह गायत्री जी के रूम से चला गया। गायत्री जी उसके बाद पर मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। तभी वो जाके एक कोने बैठ गई और उन्होंने अमृत का 1 बूंद पी लिया। उनके लिए ही उनके पूरे शरीर में ताकत अंधी की तरह फैलने लगी। उनके कल्टीवेशन करने के वजह से उनका पूरा रूम बाद से ढक गया था। वही आर्यन अंदर आया और उसने अंदर से अपना रूम बंद आकर दिया और अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। तभी उसने कहा कि मुझे कोई तकनीक सीखना चाहिए, इसीलिए उसने अपनी पास पड़ी उस तलवार को निकला। उस तलवार पे अभी भी जंग लगी थी। उसने उस तलवार में अपना आध्यात्मिक शक्ति भेजा। उसके आध्यात्मिक शक्ति तलवार के अंदर जाते ही वह तलवार तो पहले सुनहरा रंग में चमकाने लगा, फिर वह फीका पड़ गया। आर्यन को बहुत हैरानी हुई। उसने ज़ारा से पूछा कि ये तलवार क्यों बुझ गई? तभी ज़रा बोली, होस्ट ये तलवार अभी टूटी हुई है, इसीलिए ये अभी काम नहीं करेगी, जिस वजह से मैं भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तभी ज़ारा ने कहा, होस्ट आप इस तलवार पर असली अमृत की 1 बोतल डाल दे। उसके इतना कहते ही आर्यन बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक टूटी हुई तलवार के लिए 1 बोतल अमृत की बोतल बर्बाद कर दूं? तुम्हें मालूम है मैं इतने में कोई अच्छी सी और ताकतवर आत्मिक तलवार खरीद लूंगा। तभी ज़ारा बोली, होस्ट मुझे आपके मदद के लिए ही आपसे जोड़ा गया है। उसकी बात सुनकर आर्यन को हंसी आ गई। ये बात बात पर उसको लुटाती रहती है और बोल रही है कि उसे उसके मदद के लिए बनाया गया है। उसे तो लग रहा था कि ज़ारा को उसे लूटने के लिए ही बनता गया है। तभी उसने बेमन से 1 बोतल अमृत को उसके ऊपर गिरा दिया। उसके 1 बोतल अमृत गिरते ही तलवार में बहुत तेज रोशनी होने लगी। तभी ज़रा ने कहा, होस्ट ये तलवार अभी आपकी दुनिया ने है और ये दुनिया भी आपके इरादे से चलती है, इसीलिए आप जल्दी से 1 बूंद खून इस तलवार
पर लगा दीजिए और इस तलवार को अपने काबू में करने की कोशिश करे। उसके इतना कहते ही आर्यन ने एक बूंद खून उस तलवार पर गिरा दिया। उसे एक बूंद खून गिरते ही उस तलवार की रोशनी और बढ़ गई। तभी वो तलवार आर्यन के सुनहरे खून को पीछे धकेलने लगी और वह से भागने लगी। उसके इतना करते ही तलवार से एक सफेद परछाई निकली। वो इतनी ताकतवर थी कि आर्यन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसका ब्लड लाइन जागने लगा और उसने आर्यन को धक लिया। उसके धकते ही आर्यन के चारों तरफ एक सुनहरा प्रकाश छा गया और उसके पीछे एक सुनहरी आकृति खड़ी हो गई जिसके सर पर गोल्डन ताज था जिसमें पांचों तत्व लगे हुए थे। उसके प्रकट होते ही आर्यन का दबाव खत्म हो गया। उस परछाई ने जब उस परछाई को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। सिंह परिवार की ब्लड लाइन। तभी उसने आर्यन की तरफ ध्यान से देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ा था। तलवार को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इससे भागने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही तलवार शांत हो गई। तभी उन्होंने कहा, बच्चे, मुझे अच्छा लगा कि आज भी सिंह परिवार में जीनियस पैदा हो रहे। चैप्टर 17 सिंह परिवार का सच और मार्शल भगवान। सिंह परिवार का सच और मार्शल भगवान। उस परछाई ने जब उस परछाई को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। सिंह परिवार की ब्लड लाइन। तभी उसने आर्यन की तरफ ध्यान से देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ा था। तलवार को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इससे भागने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही तलवार शांत हो गई। तभी उन्होंने कहा, बच्चे, मुझे अच्छा लगा कि आज भी सिंह परिवार में जीनियस पैदा हो रहे हैं। भी उनके बात पर आर्यन बोला, आप कौन है और अपने मुझे सिंह परिवार का वंशज क्यों कहा? मैं तो शर्मा परिवार से हूँ। तभी वो बूढ़ा साया बोला, बच्चे, ये सब अभी तुम्हें जानने का वक्त नहीं आया है। इस वक्त तुम्हारा अपने परिवार के बारे जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। बस तुम इतना जान लो कि तुम सिंह परिवार से हो। जिसने भी तुम्हारा नाम शर्मा रखा है उसने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पहचान छुपाया है। भी आर्यन बोला, अगर मैं सिंह परिवार से हूँ तो अपने कैसे पहचाना और आप है कौन? बच्चे, रही बात तुम्हें पहचानने की, मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रही बात मेरी, मुझे लोग तलवार देवता के नाम से जानते हैं और इस वक्त तुम्हारे पास जो तलवार है वह मेरी ही तलवार है। आर्यन का तो पहले ही ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि आज तक जो वह अपना पहचान समझ रहा था वह पहचान ही झूठी है। अब ये सुन के कि उसके सामने एक तलवार देवता खड़ा है, उसका तो अब सर घूम रहा था। वो इस वक्त अपना सर झुका रहा था और बस उस बूढ़े को देख रहा था। भी वो बूढ़ा बोला, देखो बच्चे, क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनाना चाहोगे? उनकी ये बात सुनकर तो आर्यन पहले बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तलवार देवता उसे क्यों स्टूडेंट बनाएगा। तभी वो बूढ़ा दोबारा बोला, बच्चे, तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहता हूँ? तो ये बात है कि मैं और तुम्हारे पूर्वज बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त पर हम दोनों ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था। आर्यन से बात सुनकर कि उसके पूर्वज ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था तो वो कितने पावरफुल। आर्यन को इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तलवार देव को उसके चेहरे को देखकर समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उन्होंने कहा कि बच्चे, ये मत समझो कि उस बूढ़े ने अकेले किया था ये सब उसने मेरे मदद के साथ किया था। नहीं तो वही कॉन्टिनेंट क्या एक कंट्री पर भी राज नहीं करता। भी उन्होंने कहा, देखो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि कोई तलवार देव तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाए। आर्यन भी मन गया। उसके लिए ये जानना जरूरी था कि सिंह परिवार कहा है और एक तलवार देवता का उसका गुरु बनाना उसके लिए ही अच्छा ही होगा। भी आर्यन जैसे ही उनके सामने झुकने वाला था कि तभी आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसके माथे पर सिंह परिवार का निशान उभर गया और उसने से तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। तभी उसने से एक और बूढ़ा निकला जिसके चेहरे से एक रोशनी निकल रही थी जैसे कि वह कोई देवता हो। आर्यन तो उसके तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने तलवार से कहा, तुषार, तुम ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो? सिंह परिवार का वरिष्ठ कोई ऐसा आदमी नहीं कि तुम उसे झुका दो। भी तलवार देवता जिनका नाम तुषार था उन्होंने कहा, विकास सिंह, तुम ज्यादा अहंकारी नहीं हो रहे हो? भूलो मत, पहले भी मैं सिंह परिवार को कुछ नहीं समझता था और आज भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा, उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। तभी उन्होंने कहा, देखता हूँ कि तुम पहले जैसे ही हो या बस बकवास कर रहे हो। उनकी ये बात सुनकर विकास जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने अपने हाथ को हिलाया, उनके हाथ में भाला आ गया। फिर उन्होंने भी एक हमला तुषार जी पर कर दिया। एक नीली रोशनी और सुनहरी रोशनी टकरा गई। तभी वो दोनों की टक्कर हो गई। वह पर एक धमाका हुआ और वह पहाड़ पूरी तरह से धूल में बदल गया। आर्यन ने सोचा, ये
है किसी देवता की ताकत, उनका एक अक्स की ताकत से पूरे पहाड़ बर्बाद हो गया तो असल में ये दोनों कितने ताकतवर होंगे। भी उधर तुषार जी बोले, ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी तुम वैसे ही हो। वो थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विकास जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान दो देखकर तुषार जी और भी झुंझला गए। ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद वे दोनों आर्यन के पास गए। तभी उनकी नजर अमृत और वह पर लाडे जड़ी बूटियों देखकर विकास जी मुस्कुरा कर बोले, बच्चे, जिस चीज के लिए कोई देवता भी तरस जाते हैं तुमने तो उसका पूरा कुआ रखा है, और तुम्हारे पास खुद की दुनिया भी है। इस उम्र से मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर हो। सच में तुम एक जीनियस हो। सच में तुम सिंह परिवार के उत्तराधिकारी कहलाने के लायक हो। उनकी ये बात सुनकर तो वह हैरान था, लेकिन फिर भी उसने आकाश जी के सामने अपने सर को झुकाकर बोला, ये जूनियर अपने पूर्वज को नमस्कार करता है। उसकी बात सुनकर आकाश जी ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम तुषार को अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन याद रखना तुम सिंह परिवार के वरिष्ठ हो, इसलिए तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। और जब तक तुम मार्शल पूर्वज या मार्शल सम्राट नहीं बन जाते, अपने परिवार के बारे में पता करने की कोशिश मत करना। और जब तक जरूरी न हो, अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल मत करना। आर्यन उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी उन्होंने अपने हाथ को उठाया, जिसमें से सुनहरी खून का एक बूंद निकल गया और जाकर आर्यन के माथे में समा गया। उस बूंद का आर्यन के में समाए ही उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। उसके रक्तवाहिका फटने लगी, उसका पूरा शरीर फटने लगा और उससे खून बने लगा। वह सुनहरा बूंद किसी गर्म लावे की तरह आर्यन की हर बॉडी पार्ट को नष्ट कर रहा था। आर्यन को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटा, तुम जल्दी अपनी ब्लड लाइन जगाने की कोशिश करो। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारी आर्यन के माथे में डाल दिया। आर्यन ने ठीक उसी तरह किया। तभी उसके माथे पर सिंह कबीले का निशान उभर गया, जिससे उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आर्यन ने जोर से चिल्लाया। तभी उसके पीछे वही सुनहरी परछाई प्रकट हो गई, जिसके जिनसे 5 तत्वों का पहना था। जिसके बाद आर्यन के सभी घाव भरने लगी। कुछ देर में वह बिल्कुल शांत हो गए। अभी दूसरी तरफ अब विकास जी का हैरानी में थे। आज उन्होंने अपने पहले पूर्वज को देखा, जिनकी उन्होंने सिर्फ कहानियों में जिक्र सुना था। तभी उन्होंने तुषार जी से बोले, तुषार, तुम जानते हो ये इस बच्चे का मार्शल स्पिरिट कौन है? तुषार जी बोले, नहीं, कोई होगा, तुम्हारा कोई पूर्वज। तभी वो बोले, इसका जो मार्शल स्पिरिट है वो हमरे पहले पूर्वज है, यानी सिंह परिवार के निर्माता। उनकी बात सुनकर तो खुद तुषार जी को भी अचंभा, क्योंकि वो जानते थे कि सिंह परिवार के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जो सिंह परिवार के पितामह को अपना मार्शल स्पिरिट बना सके, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे कि उनसे स्वर्ग के देवता भी घबराते थे। इसी वजह से उनका दर्जा एक भगवान का था। उन्होंने दुनिया से परे एक नया मुकाम हासिल किया, मार्शल भगवान का। भी तभी उन दोनों ने उस मार्शल भगवान के सम्मान में अपना सर झुका दिया। उसके बाद वह मार्शल स्पिरिट गायब हो गई। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसका सर नजर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। तभी विकास जी आर्यन के पास गए और आर्यन से बोले, बेटा, जब तक तुम्हारी जान पर ना आए, अपने मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल मत करना। और ये है कुछ सिंह परिवार की टेक्निक, जिसे हर वरिष्ठ को सिखाया जाता है। तभी उनके हाथों से एक रोशनी निकली और आर्यन के माथे में समा गई। इसी के साथ आर्यन के माइंड में बहुत ज्यादा जानकारियां बहने। तभी आर्यन वह पे कल्टिवेशन के लिए बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज, आज बच्चे, मैं जा रहा हूं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे उम्मीदों पर खड़े उतरोगे और मेरी बातों का खास ख्याल रखना। और इस बूढ़े को मन लेना, ये थोड़ा नखरे वाला है, लेकिन बहुत काबिल है। वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन मर देगा। तुम इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं सिखा सकते, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। मेरी सभी बातों का ध्यान रखना बच्चे। उम्मीद है बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के विकास जी रोशनी बन के आर्यन के कबीले वाले टैटू में चले गए। उसके बाद आर्यन कल्टिवेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे टेक्निक को याद कर किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें अभी सुनहरी रोशनी थी। चैप्टर 18 तलवार देव का उत्तराधिकारी। तुम इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं सिखा सकते, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। मेरे सभी बातों का ध्यान रखना बच्चे। उम्मीद है बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के विकास जी रोशनी बन के आर्यन के कबीले वाले टैटू में चले गए। उसके बाद आर्यन कल्टिवेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे टेक्निक को याद कर किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें अभी सुनहरी रोशनी थी।
उसके आंख खोलते ही उसने अपने आप को महसूस किया अपने पूर्वज के द्वारा दिया गया ब्लड को अब्जॉर्ब करने के बाद इस वक्त वह मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर पहुंच गया। भाई इस वजह से वह उछलने लगा। तभी उसके कानों में एक बुरी आवाज गूंजी। ये भी कोई खुशी की बात है कि तुम इतना उछल रहे हो? ये आवाज सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और देखा कि तुषार जी उसी के तरफ देख रहे थे। तभी आर्यन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, ये स्टूडेंट अपने टीचर को सम्मान देता है उसके। इतना कहते ही तुषार सी के खुश हो गए। तभी वो बोले, चलो इस वक्त इतना सफलता चलेगा उनके। इतना कहते ही आर्यन मुस्कुराने लगा। तभी उसने कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, बस मार्शल भावना तक पहुंचाने की कोशिश करो, उसके बाद ही मेरा कोई स्किल उसे कर सकते हो। तभी आर्यन ने पूछा, गुरुजी आपका इस वक्त लेवल क्या है? तभी उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मेरा लेवल से क्या करना है? उन्हें इस वक्त अपना लेवल बताने में शर्म आ रही थी। एक वक्त था कि वो मार्शल देव थे, लेकिन इस वक्त बस मार्शल पूर्वज के चरम पर थे। वो कैसे बताते कि वो मार्शल पूर्वज के रैंक पर है? तभी उन्होंने कहा, आर्यन, अगर तुमने मुझे गुरु मान लिया है तो अब तुम मेरे तलवार वैली में शामिल हो गए और तुम मेरे पर्सनल शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। इतना कहते उन्होंने अपना हाथ थोड़ा सा उठा जिससे रोशनी निकली और आर्यन के हाथ पर एक तलवार का निशान का गया था। उस तलवार के निशान पर एकता था जिस पर लिखा था तलवार वेली। तभी उन्होंने कहा, मेरा तलवार वेली तुम्हारे सिंह परिवार जितना ताकतवर तो नहीं, पर ये उससे काम भी नहीं है। पूरे तियाना कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल संगठन है और अब तुम उस संगठन के उत्तराधिकारी हो। तुम जब मेरानी साम्राज्य जाना तो वहां पर तलवार वैली का हेडक्वार्टर है। दरअसल आर्यन जिस दुनिया में था उसे साथ इस टाइम आर्यन जिस कॉन्टिनेंट में था उसे तियाना कॉन्टिनेंट बोला जाता था। तुषार जी ने आर्यन को नहीं बताया था कि तलवार वेली सातों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। तभी तुषार जी ने आर्यन से बोला, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मैंने तलवार वेली का निशान क्यों दिया है? तभी आर्यन बोला, तलवार वेली में शामिल करने के लिए। उन्होंने आर्यन के बात पर बोला, नहीं, तुम्हारे ब्लड लाइन को छुपाने के लिए। फिर वह बोले, कुछ ऐसे राज है जिसे वक्त पर आना ही ठीक है, पर ये बात याद रखना कि जब तक तुम मार्शल लॉर्ड या मार्शल सम्राट न बन जाओ तब तक तुम अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारे पीछे इतने ताकतवर लोग पड़ जाएंगे कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं जब अपने चरम पर था तब भी हम लोग ना ही लड़ पाए थे। तभी आर्यन बोला कि वो इतने ताकतवर थे। उसे याद आया कि उसके गुरु और उसके पूर्वज की सिर्फ एक आत्मा की छाया की एक छोटे से हमले से पूरे एक पर्वत को धूल में बदल दिया था। तो वह ये नहीं समझ पर रहा था कितना ताकतवर होगा उसके। इतना सोचता देख तुषार जी बोले, तुम ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखना कि जब तक ताकतवर न हो जाओ तब तक अपना सच खुद को भी मत बताना। ओके, अब मैं चलता हूँ अपनी आराम फरमाने, तुम अपनी देखो, जब मार्शल भावना तक पहुंच जाओ तो बता देना। उसके बाद वो वह से गायब हो गए। तभी उसने देखा कि अमृत का एक बोतल गायब है। वो समझ गया कि ये उसके गुरु की करनी है। उसने एक आह भरी, फिर उसने एक बूंद अमृत लिया और कल्टीवेशन करने लगा। कुछ ही दोनों में वह मार्शल बॉडी के चरम पर पहुंच गया। वह जब अपने कल्टीवेशन से बाहर आया उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि गायत्री जी अभी भी कल्टीवेशन कर रही है। वह चुपचाप वह से निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सब आने ले सरमानी का तैयारी कर रहे थे। तभी मारिया वह आ गई और बोली, आर्यन, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? आर्यन के पास भी कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने भी हाँ कह दिया। वह भी थोड़ा घूमना चाहता था। वही मारिया तो बहुत खुश हुई। फिर दोनों बाजार की तरफ जाने लगी। उनको साथ खुश देख रायजादा परिवार के सारे लोग देख रहे थे। सबको इस वक्त आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई भी मारिया को आर्यन के साथ नहीं देख सकता था। तभी एक लड़का बोला जो रायजादा परिवार से हो था। उसने कहा कि ये इस कचड़े के हाथ में खानदान की राजकुमारी क्या कर रही है? जरूर इसने उनसे कुछ कहा होगा या उन्हें बहलाया होगा। आर्यन जो उन सब की बात सुन रहा था उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मारिया कैसे उसकी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी। तभी उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया। उस लड़के ने जैसे ही देखा कि मारिया उसे खुद ही बुला रही है वो शर्मने लगा और सीधा मारिया के पास आ गया। तभी मारिया ने अपने
हाथों में सकतिया इकट्ठा किया और उस लड़के के सर को एक ही बार में चिथड़े चिथड़े कर दिया। फिर बोली, अगर कोई भी आर्यन का बेइज्जती करता है तो समझ ले ली वह मारिया का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंजाम को सहना होगा। ये सब देखकर सारे लोग कैंप गए, क्योंकि किसी ने मारिया को इतने खूंखार रूप में नहीं देखा था। वो बहुत संतसुर खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। सारे लोग वह से भाग गए। उनके जाते मारिया थोड़ी शांत हुई, तभी उसने देखा कि आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। चैप्टर 19 देवपुत्र। मारिया ने अपने हाथों में सकतिया इकट्ठा किया और उस लड़के के सर को एक ही बार में चिथड़े चिथड़े कर दिया। फिर बोली, अगर कोई भी आर्यन का बेइज्जती करता है तो समझ ले ली वह मारिया का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंजाम को सहना होगा। ये सब देखकर सारे लोग कैंप गए, क्योंकि किसी ने मारिया को इतने खूंखार रूप में नहीं देखा था। वो बहुत संतसुर खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। सारे लोग वह से भाग गए। उनके जाते मारिया थोड़ी शांत हुई। जब मारिया घूमी तो उसने देखा कि आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। आर्यन को ऐसे मुस्कुराकर देखते देखा मारिया शर्मा गई। आर्यन उसे छेड़ते हुए बोला, अरे थे ग्रेट, आर्यन की होने वाली पत्नी शर्माती भी है। उसकी ये फ्लिटी बातें सुन आयत के पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। वो जल्दी से वह आगे बढ़ते हुए बोली, जल्दी चलो, यहाँ पे लेट नहीं हो रहा है। आर्यन उसके के बात पर फिर मुस्कुराने लगा और वह से चला गया। उन दोनों ने पूरा बाजार घुमा। मारिया आते मारिया के चेहरे पर एक नव्या करने वाली मुस्कान थी। उसको ऐसे मुस्कुराता देख पता नहीं क्यों आर्यन भी मुस्कुरा रहा था। तभी वह मारिया को छोड़कर अपने घर में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ भी कल्टीवेशन कर रही है। भी आर्यन सोचा, माँ ने उसकी बातों को दिल से लगा दिया है, अच्छा है। उसने 2 बोतल और उनके आगे रखकर वह से चला गया। फिर अपने रूम में जाकर वर्चुअल स्पेस में चला गया। भी मिथुल साम्राज्य से दूर तियाना कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक साम्राज्य था, मेरी साम्राज्य। इस साम्राज्य को पूरे तियाना कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और ये है भी तभी उसकी राजधानी में एक कोने में एक बड़ा सा एरिया जो एक पहाड़ पर बसा था। उसके चारों ओर खाई थी। आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। उस रास्ते की शुरुआत में एक बड़ा सा गेट था। उस गेट पर लिखा था तलवार वैली। ये था तलवार वैली का असली हेडक्वार्टर। इस वक्त पूरे हेडक्वार्टर में अचानक एक मूर्ति से रोशनी निकलने लगी। तभी वह की सभी घंटियां बजने लगी। तब वह पर तलवार देव के नीचे एक नाम आया, आर्यन शर्मा। तभी हाथ से पूरे हेडक्वार्टर में हकूक मच गया था। तभी उस मूर्ति के सामने एक आदमी आया। उसके आते ही सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी उस आदमी ने कहा, हमरे पूर्वज ने किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। तभी उन्होंने सभी की तरफ मुड़ के बोला कि पूरे कॉन्टिनेंट में ये खबर पहुंचा दो कि आज दे तलवार वैली में आज से जो देवपुत्र कहेंगे वही होगा। आखिर यहाँ के कुलपति का उत्तराधिकारी मिल ही गया। जिन्होंने ये बात बोला था वो तलवार वैली के बड़े बुजुर्ग थे। इनका ओहदा तलवार वैली में सबसे ऊपर था। अब तक तलवार वैली का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए अब तक तलवार वैली के सरे भर इनके ऊपर था। अब देवपुत्र यानी आर्यन का होगा जो तलवार वैली का हॉल मास्टर आगे से जाकर बनेगा। भी उन्होंने सभी एल्डरों की मीटिंग बुलाई और सबसे चर्चा करने लगे। उन लोगों ने चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला कि देवपुत्र के बारे में अभी गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि वो पर्याप्त ताकतवर नहीं है। नहीं तो अभी तक उन्होंने तलवार वैली में विजिट कर लिया होता। इस सभी बातों के बाद बड़े बड़े बुजुर्ग ने कहा कि उन लोगों का हमला बढ़ गया है, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी उन्होंने तीसरे बुजुर्ग से पूछा कि क्या अपने सिंह परिवार से मांगने गए थे। भी उन्होंने कहा कि मास्टर, हमने सिंह परिवार में जाने की कोशिश की थी, लेकिन सिंह परिवार में अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है। वे लोग अभी खुद में बिजी है, इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। तभी बड़े बुजुर्ग ने कहा, क्या किसी भी तरह मालूम हुआ कि सिंह परिवार में क्या हुआ है। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, बड़े बुजुर्ग, मैंने किसी तरह से पता किया है कि किसी ने सिंह परिवार का सबसे शुद्ध वंशावली जगा दिया है। इसी वजह से वर्तमान कुलपिता अपने आप को सहज नहीं कर पा रहे है। इसी वजह से उन्होंने उसे उस शुद्ध ब्लड लाइन वाले शख्स को खींचकर सीक्रेटली मारने को बोला। ये बात बस कुछ लोग ही जानते हैं। भी बड़े बुजुर्ग ने कहा, क्या बात कर रहे हो। सिंह परिवार अपने ही वंशज को मरना चाहता है, जिसका वंशावली सबसे ज्यादा शुद्ध है। वे लोग कैसे कर सकते हैं वो भी इस नाजुक टाइम पे। तभी उन्होंने कहा कि जल्दी से पता करो कि देवपुत्र कौन है, और उनके बताए बिना उनके सुरक्षा के लिए काम से काम 2 सम्राट रैंक के आदमियों को लगा दो। उसी वक्त एक बुजुर्ग वह पर भागते हुए आया और बोला, बड़े
बुजुर्ग, हमने पूरे कॉन्टिनेंट में सभी ब्रांच से बात की पर हमें अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। तभी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देवपुत्र टाइम आने पर जरूर हमरे किसी ब्रांच में कांटेक्ट करेंगे। इसी के है साम्राज्य के में सम्राट लेवल के आदमियों को भेज दो और उसे बता दो कि जैसे ही देवपुत्र दिखे या उनको मदद की जरूरत पड़े उस वक्त उनकी मदद पहुंचा दे और उन्हें बताया जाए कि वो हर हाल में देवपुत्र को खोजने की कोशिश करे। जो भी देवपुत्र को खोजेगा उसे हमरे तरफ से अच्छी टुएफा और हेड ब्रांच में अच्छी पोस्ट मिलेगा। उनके इतना कहते ही सभी लोग वह से चले गए। उसके बाद बड़े बुजुर्ग भी गायब हो गए। इधर इन सब से बेखबर आर्यन चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था। उसने सोचा कि ये गुरुजी भी कितने कंजूस है, एक तो कुछ सिखाया नहीं और दूसरी तरफ मेरा न जाने कितने अमृत को गायब कर दिया है। ये चीज क्या है, मैं तो बस एक बूंद भी सही से नहीं ले सकता। भी वह बड़बड़ा रहा था। उसके कानों में तुषार जी की बुरी आवाज गूंजी। वो बोले, क्या तुम मेरा बुराई कर रहे हो बच्चे? क्या तुम पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? भी आर्यन झुंझला के बोला, मैं क्यों आपकी बुराई करूंगा, सच ही तो बोला है। उसके झुंझलाने की वजह से तुषार जी भी थोड़े सख्त हो गए और आर्यन को घूरने लगे। अभी दोनों एक दूसरे को घर जी रहे थे कि आर्यन को महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आने वाला है। तभी उसने कहा, ठीक है मैं इस वक्त जा रहा हूं पर अगली बार आपको मुझे कुछ सीखना होगा। तुषार जी बोले, ठीक है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ तुम अपने सरमानी की तैयारी करो। अगर फर्स्ट रैंक लेट हो तो तुम्हें छोटी मोटी स्किल सूखा दूंगा। चलो ज्यादा छोटा भी नहीं, तुम्हें एक लेवल 3 का स्किल सीखा दूंगा। इस बात से आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा उसके गुरु चीज क्या है, वो लेवल 3 के स्किल को छोटा मोटा बोल रहे हैं। उन्हें पता भी है कि लेवल 3 का स्किल कितना रेयर है। पूरे मिथुल साम्राज्य में कुछ लोगों के पास में ही यह स्किल है। उसको इतना सोचता देख तुषार जी बोले, चलो बच्चे अब जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा। आर्यन सोच रहा था कि क्या बात है, उसके गुरु उसे भेजने पर इतना क्यों तुले है, पर उसको क्या पता कि उसके गुरु को अमृत का पानी लेना था। वो अपनी अकड़ के चलते आर्यन से मांग नहीं सकते और न ही उसके सामने ले सकते हैं। भी आर्यन वैसे ही वह से चला गया। तभी उन्होंने जल्दी से अपने पास से बड़ी सी सुराही निकली जिसमें उन्होंने अमृत के पानी को भर दिया। फिर उन्होंने वह से कुछ जड़ी बूटियां निकलकर उस सुराही में डाल दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ उस सुराही पर रखा जिससे उनके हाथों से नीली आग निकलने लगी। कुछ देर आग में पकने के बाद उन्होंने उस सुराही से 2 छोटी छोटी बोतल में भर के अपने पास रख लिया। फिर अपने पास से कुछ पाउडर निकल कर उस सुराही में डाल दिया। फिर उसे अच्छी तरह से मिलाकर उस पर बर्फ जमा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने उस सुराही को उठाया और एक घुट मरते हुए बोले, इस अमृत की शराब का तो कोई जवाब ही नहीं। वही दूसरी तरफ आर्यन जैसे ही वर्चुअल स्पेस से बाहर आया, उसके कानों में बाहर से मारिया की प्यारी आवाज आए, आर्यन क्या तुम्हें कंपोजिशन के लिए नहीं जाना क्या? भी आर्यन ने कहा, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुको। इतना बोल के वह जल्दी तैयार होने चला गया और तैयार होकर गायत्री जी के रूम में गया तो उसने देखा कि गायत्री जी ध्यान में थी और उनके चारों तरफ बर्फ जम गया था। वो लग रहा था कि वह किसी बर्फ की सिल्ली में कैद हो। ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे गायत्री जी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला तभी उसके कानों में तुषार जी की आवाज आई, बच्चे ये गलती से भी मत करना वरना तुम अपनी माँ को खो दोगे। इस वक्त ये बच्ची गहरी ध्यान में है, इसीलिए इसे डिस्टर्ब करना तुम पर बहुत भारी लड़ सकता है। चैप्टर 20 वार्षिक सरमनी। आर्यन ने कहा, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुको। इतना बोल के वह जल्दी तैयार होने चला गया और तैयार होकर गायत्री जी के रूम में गया तो उसने देखा कि गायत्री जी ध्यान में थी और उनके चारों तरफ बर्फ जम गया था। वो लग रहा था कि वह किसी बर्फ की सिल्ली में कैद हो। ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे गायत्री जी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला तभी उसके कानों में तुषार जी की आवाज आई, बच्चे ये गलती से भी मत करना वरना तुम अपनी माँ को खो दोगे। इस वक्त ये बच्ची गहरी ध्यान में है, इसी लिए इसे डिस्टर्ब करना तुम पर बहुत भारी पड़ सकता है। भी आर्यन बोला, मास्टर मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। भी तुषार जी बोले, बच्चे तुम बहुत जल्द उतावले हो जाते हो, तुम जानते हो ये ध्यान बहुत मुश्किल
से मिलता है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को, लेकिन तुम इसे अपने बचपने में बर्बाद करना चाहते हो। चलो यहाँ ये इस बच्ची को अकेले छोड़ दो अपनी माँ के लिए। बार बार बच्ची सुनकर आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था। भी उसने तुषार जी से बोला, मास्टर आप मुझे बच्चा बोलते ये बात तो ठीक है, पर मेरी माँ को भी आप बच्ची ही बोल रहे। आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे को आप सैकड़ों सालों के हो। भी तुषार जी बोले, नहीं बचे सालों से सदियों से, मुझे कन्फर्म तो नहीं हूँ, पर काम से काम में 1000 साल का होऊंगा ही। उनकी बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। उसने कहा कि आपकी उम्र कम से कम 1000 साल की है। उसकी हैरानी सुनकर तुषार जी को बहुत गर्व हो रहा था अपने आप पर। भी आर्यन के कानों में मारिया की आवाज आए, आर्यन तुम खो गए हो, तुम्हें जाना नहीं है क्या? शर्मानी में आर्यन बोला, ठीक है चलो। उसके वह में ग्राउंड की तरफ जाने लगा। उसके वह पहुंचने के बाद सभी लोग बस उसे घर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कल वाली बात आग तो तरह पूरे कबीले में फैल गई थी। उसी टाइम उन सभी के कानों में मजाक उड़ने वाली पड़ी, अरे रे क्या ये कचरा फाइट के लिए आ गया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतने ले देखो बच्चे को गुस्सा तो नहीं आ रहा है न? उसकी बात सुनकर सब हंसाने लगे। आर्यन ने जब मुड़ के देखा तो वह कोई और बड़े बुजुर्ग का बेटा कार्तिक था। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक शतिर मुस्कान आ गई। तभी उसने कहा, कुत्ते कभी भौंकना नहीं छोड़ते, चाहे बाप हो या बेटा, दोनों की दोनों एक ही है, बिल्कुल बेकार। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक की आंखें गुस्से में भर गई। उसने कहा कि क्या बात है, आज रिंग में हो, पता चलेगा कि कौन कुत्ता है और कौन विनर। इतना बोल के वह से गुस्से में चला गया। उसको ऐसे जाता देख मारिया खिलखिलाकर हंसाने लगी। तभी सभी लोग मंच पर आने लगे। उन सब के आने के बाद उन लोगों ने देखा कि आज 4 लोग नए थे जो परिवार के नहीं थे। फिर एक बुजुर्ग ने कंपटीशन शुरू करने को कहा। फिर कुछ देर बाद सभी का नाम से पुकारा गया और सभी अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। भी होस्ट ने अनाउंस किया, अब इस प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला है आर्यन शर्मा और कार्तिक रायजादा के बीच। आर्यन शर्मा नाम सुनकर मंच पर बैठे चारों लोग हैरान हो गए। तभी एक ने कहा, क्या ये शर्मा परिवार से है? तो दूसरे ने कहा, नहीं, कोई शर्मा परिवार का लड़का इस छोटे से परिवार ने क्या करेगा? बड़ा बुजुर्ग जो उनके बगल में बैठा था, इस वक्त उसको एक मौका मिल गया आर्यन के खिलाफ साजिश करने का। तभी उसने कहा, नहीं सकार, वो हमरे रायजादा परिवार का नहीं, वो तो एक बेकार इंसान है जिसको हमरे कुलपिता ने रहने की जगह दी, इसीलिए वह उसका फायदा उठता है, दिन भर राजकुमारी मारिया से चिपका रहता है। उसकी ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या वह हमारे राजकुमारी के से चिपका रहता है? उसकी इतनी हिम्मत? उनको गुस्से में देख बड़ा बुजुर्ग बोला, सकार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप ही देख लो इस वक्त। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते उन लोगों ने देखा कि आर्यन अभी भी मारिया के हाथों में हाथ डालकर बैठा हुआ। तभी अपने नाम की घोषणा सुनकर वह उठा और मंच की तरफ जाने लगा। तभी उसे मारिया की आवाज आए, ऑल थे बेस्ट। उसकी ये बात सुनकर आर्यन हंसाने लगा और आसपास के लोग सोचने लगे कि ये क्या बोल रही है। तभी आर्यन बोला, ओके, दरअसल आर्यन ने उसे पृथ्वी की भगा थोड़ा थोड़ा सीखा दिया था। उसको इंग्लिश बोलता देख उसे हंसी आ गई थी। तभी वह मुड़ा और रिंग में चला गया जहां कार्तिक पहले से ही खड़ा था। उसने कहा, बच्चे आगे तू अभी से माफी मांग लेगा तो कहीं मैं तुझे काम पहुंचाऊं, नहीं तो बाद में मत कहना कि मैंने तुमको चेतावनी नहीं। नहीं, तुम चाहो तो अभी अपनी अपने घुटने टेक कर माफी मांग सकते हो। उसकी ये अहंकारी बातें सुनकर अब आर्यन बोर होने लगा। उसने कहा कि क्या तुम बच्चों की तरह बातें करोगे या फाइट भी करोगे? उसकी ये बात सुनकर कार्तिक गुस्से में आ गया। वह उठा और गुस्से में आर्यन की तरफ देने लगा। उसके हाथ में इस वक्त थोड़ी हरी रोशनी चमक रही थी। तभी उसने कहा, क्लाउड फियर तकनीक। इतना बोल के वह आर्यन को पंच मरने गया। उसके हाथों से इस वक्त हल्की हल्की बिजलियां चमक रही थी। तभी आर्यन अपनी जगह से हट गया, जिससे कार्तिक सामने वाले खंबे से टकरा गया। तभी आर्यन बोला, इसी ताकत पर इतना फुदक रहे थे, अब देखो असली ताकत किसे कहते हैं। तभी वह अपने जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड वह पर कुछ लोग ही समझ रहे थे। उसकी स्पीड देखकर तो चारों आदमी भी हैरान थे। तभी आर्यन ने कार्तिक ऊपर हमला कर दिया था। इसमें कोई भी तकनीक या मार्शल टेक्निक नहीं था, वह नॉर्मली हो फाइट कर रहा था। उसके हर मुक्के पर हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पल ने आर्यन ने कार्तिक के सभी हड्डियों का चूरमा बना दिया था।